कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार चौहान। आज आप फिर से जो पिछला जो टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट है, तो अपन इसमें पूरे डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं, मतलब उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो ये सब एक एक पॉइंट करके अपन देखते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला डिजीज़ है, ये जितने भी अपन देखेंगे वो सभी बैक्टीरियल डिजीज होंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज जितने भी अभी अपन 3-4 डिजीज देखेंगे वो सभी क्या होंगे, बैक्टीरियल डिजीज होंगे। सबसे पहला देखते हैं तो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा। क्षण रोग बोलते हैं, प्लीहा का बुखार बोलते हैं, जहरी बुखार बोलते हैं, गिल्टी ज्वर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होता है, देखो क्षण रोग तो बोला ही जाता है, प्लीहा का बुखार याद रखिएगा, रिंडरपेस्ट को क्या बोला जाता है, पशु प्लेग बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, स्प्लीन फीवर बोला जाता है। उसके बाद जहरी बुखार, पॉइजनस फीवर और गिल्टी फीवर भी बोला जाता है इसको, तो आप इसका नाम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पैथोजन। तो ये तो हमको पता है कि ये बैक्टीरिया से ही हो रहा है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, तो आपको याद रखना है उसके रोगजनक का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद इसका मोर्टेलिटी रेट अगर देखते हैं तो इसका मोर्टेलिटी रेट कितना होता है, तो 100% होता है। 100% मतलब ये याद रखिएगा, अगर ये डिजीज किसी भी एनिमल को होता है तो उसका मरना तय है। ठीक है, इसीलिए इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, 100% होता है। उसके बाद देखते हैं रोग लगने का ढंग, मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, तो इन्फेक्शियस होता है, संक्रामक बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उष्मायन काल। उष्मायन काल किसे बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, उष्मायन काल उसको बोलते हैं जहाँ पे उसके लक्षण दिखना स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा डिजीज है जिसमें इसका लक्षण नहीं दिख पाता, सीधा एनिमल खत्म हो जाता है। यही कारण है कि इसका अपन कंट्रोल करना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लक्षण ही हमको नहीं पता चलता, तो कैसे हमको पता चलेगा कि किसी भी एनिमल को डिजीज हुआ है। ठीक है, जब तक हमको इसका लक्षण पता चलता है तब तक जो भी पशु रहेगी वो मर जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 12 से 14 घंटे के आसपास होता है। ठीक है, इन्फेक्शियस एनिमल या फिर इन्फेक्टेड एनिमल, कौन कौन से एनिमल में ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, तो जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल है, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल है, सभी में ये होता है। तो याद रखिएगा, गाय में होता है, भैंस में होता है, भेड़ में भी होता है। ठीक है, उसके बाद है इसका सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में देखो, एक होता है अति तीव्र अवस्था, मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब बोल सकते हो ये ऐसी अवस्था है कि इसमें एकदम लास्ट स्टेज बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ये भयानक रहता है। इससे क्या होता है, एनिमल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पशु एकाएक कांपने लगते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पशु एकाएक कांपने लगते हैं, मतलब उसका बॉडी क्या है, वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, अब जो वाइब्रेट करने लग जाता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु का शरीर कांपने लगता है बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखना, अगर रिंडरपेस्ट दिया रहेगा तो आंसर होगा रिंडरपेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रेक्स को नहीं लिया जाएगा। अगर हाँ वहाँ पे रिंडरपेस्ट ऑप्शन नहीं है तब जाके आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद इसके मुंह, ठीक है, माउथ से, नाक से मतलब नोज से, मलाशय मतलब रेक्टम से क्या होता है, बदबूदार झागदार क्या निकलता है, पदार्थ निकलता है, और उसी के साथ क्या होता है, पशु मर जाती है। ठीक है, और उसी बदबूदार झाग के साथ क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, और वो ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, तो ब्लैक कलर का हो जाता है, और 2 से 3 घंटे में पशु मर जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने घंटे में पशु मर जाती है, तो 2 से 3 घंटे में पशु मर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स में आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, इसका पैथोजन का नाम पूछ चुका है, मोर्टेलिटी रेट पूछ चुका है,
उसके लक्षण से पूछ चुका है कि कौन से लक्षण होते हैं, तो ये दोनों मेन याद रखिएगा। शरीर वाइब्रेट करने लगता है और इसके मुंह, नाक और रेक्टम से क्या निकलता है, झागदार ब्लड से लिपटा हुआ गोबर निकलता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फिर इसके बाद इसका तीव्र अवस्था। ठीक है, अपन अति तीव्र अवस्था देख चुके, अब देखते हैं तीव्र अवस्था। तीव्र अवस्था मतलब शुरुआती दौर में जो भी लक्षण अपन को देखने को मिलेगा वो है तीव्र अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तीव्र अवस्था में सबसे पहले देखो क्या है कि उसको जो टेम्परेचर है, ठीक है, तेज बुखार हो जाता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है पशु के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में वीकनेस आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका पैर क्या होता है, लड़खड़ाने लगता है। नाड़ी गति क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, तीव्र गति हो जाती है, मतलब पल्स रेट उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर जुगाली करना भी वो बंद कर देती है। तो तीनों इसका सिम्टम्स आपको याद रखना है, और पिछला जो अति तीव्र वाला था उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उसका सिम्टम्स के बारे में पूरा अच्छे से याद करके चलना है, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में देखिए, अब जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरियल डिजीज है तो हमको एंटीबायोटिक लगेगा ही लगेगा। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसमें एंटीबायोटिक का जरूरत हमको पड़ता ही है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो जानवर के लिए हो। तो यहाँ भी अपन पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। अब कितना क्वांटिटी में करते हैं, तो 20 से 30 लाख यूनिट करते हैं। ये है IM है, ठीक है, IM इंट्रामस्कुलर बोला जाता है। ठीक है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। रोग के प्रारंभ होने से 100 से 20 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स सीरम दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको याद रखना है एंटी एंथ्रेक्स सीरम किस में दिया जाता है, तो एंथ्रेक्स डिजीज में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 33.33 सल्फामेजाथीन जो सॉल्यूशन होता है उसका 30 से 40 घन सेंटीमीटर गर्दन में, मतलब गर्दन मतलब कहाँ पे, गर्दन के जुगुलर, ठीक है, जुगुलर वेन में, जुगुलर वेन में क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि पशु के गर्दन के पास कौन से वेन में इंजेक्शन देना चाहिए, या फिर पशु के शरीर के कौन से भाग में इंजेक्शन देना चाहिए, तो उसके गर्दन भाग के जुगुलर वेन के पास जो यहाँ पे रहता है वहाँ पे इंजेक्शन देना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, जैसे सल्फामेजाथीन है, सल्फामेजाथीन, सेकंड पेनिसिलिन तो हो गया, थर्ड आपको याद रखना है टेरामाइसिन, फोर्थ आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, फिफ्थ आपको याद रखना है सल्फाडाइजोल, सल्फाडिमिडिन, सल्फाडिमिडिन। ये सारे क्या हैं, तो एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये सारी चीज अपन यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इसका वैक्सीन, वैक्सीन से अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैक्सीन का आपको नाम याद रखना है। पहला है स्पोर वैक्सीन और सेकंड है पाश्चर डबल वैक्सीन। पहला कौन सा बताया, स्पोर वैक्सीन, और सेकंड क्या है, पाश्चर डबल वैक्सीन। यहीं पे याद करिए, क्लास के दौरान ही आपको याद करना है। वैक्सीन का नाम क्या बताया, पहला बताया स्पोर वैक्सीन और सेकंड क्या बताया, पाश्चर डबल वैक्सीन। याद हो जाना चाहिए सभी को। उसके बाद आगे देखते हैं, जो फर्स्ट वैक्सीन रहेगा उसको कब लगाना चाहिए, तो 6 मंथ के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो जितने भी वैक्सीन वाला काम रहता है वो 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिजीज के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, लगाते चलते हैं। तो सबसे पहला वैक्सीन कौन सा लगाते हैं, तो याद रखना आपको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का लगाया जाता है। जो भी काफ रहेगा उसमें सबसे पहला वैक्सीन कौन सा रहेगा, तो हीमोफीलिया का। ठीक है, मतलब गलघोटू का रहेगा। उसके बाद फिर एंथ्रेक्स का रहता है, फिर अपना एफएमडी सब चीज का रहता है। तो आपको याद रखना है एंथ्रेक्स का जो वैक्सीन है वो कब देते हैं, तो आपको याद रखना 6 मंथ पे, जनरली जुलाई से अगस्त के बीच में दिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो यहाँ तक हो गया एंथ्रेक्स का जितना भी पैथोजन था, सिम्टम्स था, ट्रीटमेंट था, वैक्सीनेशन था। अब कुछ नोट्स पॉइंट है उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया आपके। यह एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज बोलते ही क्या समझ में आ रहा है आपको, जूनोटिक डिजीज
किसे बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज। तो आपको याद रखना है जूनोटिक डिजीज उसे बोलते हैं जो इंसानों से जानवरों में, जानवरों से इंसानों में रोग फैलता है या फिर डिजीज स्प्रेड होता है, उसको अपन बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीज जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एंथ्रेक्स ही हो, और भी है, बहुत सारे हैं। इसमें लिख लीजिएगा, पहला तो एंथ्रेक्स हो गया, दूसरा आपको याद रखना है इबोला वायरस, इबोला वायरस से जो होता है डिजीज। थर्ड आपको याद रखना है रेबीज। ठीक है, ये सब क्या है? जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में भी फैल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद रखना है। ये आपका हो गया जूनोटिक डिजीज का। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, यह एक सॉइल बोर्न डिजीज है। सॉइल बोर्न मतलब ये सॉइल में, मतलब मिट्टी में भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके थ्रू फैल सकता है किसी दूसरे जानवर में। तो आपको याद रखना है कि जो एंथ्रेक्स का जो पैथोजन रहता है वो मिट्टी में भी जिंदा रह सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद यह रोग सबसे अधिक गर्मी में या फिर सबसे अधिक जब गर्मी का मौसम चलते रहता है तब ये ज़्यादातर फैलता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सा डिजीज है जो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा फैलता है। तो एंथ्रेक्स। अगर पूछेगा कि सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा या फिर वर्षा ऋतु के दिनों में सबसे ज़्यादा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो आपको याद रखना है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, मतलब गलघोटू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है एंथ्रेक्स के बारे में। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट डिजीज देखेंगे। जितना भी पॉइंट बताया सभी चीज को आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, और हर साल लगभग एक आध साल को छोड़ के हर साल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो आपको विशेष रूप से इसको अच्छे से पढ़ना है, और जितना पॉइंट्स मैं बताते गया हूँ और जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कराते गया हूँ, सब चीज को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, ब्लैक वाटर, जिसको बोलते हैं लंगड़ी रोग। अब ब्लैक वाटर जो होता है इसको लंगड़ी रोग बोलते हैं। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो एक टंगिया रोग बोलते हैं, जहरवाद बोलते हैं, चुरचुरिया रोग या फिर चुरचुरा रोग भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, उसके अदर्स नेम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इतना पता रहना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि सही जोड़ी मिलाओ, या फिर सामने जो लिखा हुआ है वो सही है कि गलत है, ऐसा करके भी देता है। तो आपको याद रखना है कि इसका अदर नेम क्या क्या है। नेक्स्ट है पैथोजन। पैथोजन की क्या है, तो क्लास्ट्रीडियम शोवियाई। ठीक है, कभी कभी चौबियाई भी दे देता है, कभी कभी शोवियाई भी दे देता है, तो आपको याद रखना है क्लास्ट्रीडियम शोवियाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्लैक वाटर का जो पैथोजन है या फिर रोगजनक का जो नाम है वो क्या है, क्लास्ट्रीडियम शोवियाई। उसके बाद अगर मृत्यु दर की बात करें, मोर्टिलिटी रेट की बात करें, तो आपको याद रखना है 95%। एंथ्रेक्स का कितना था, 100%, और आपका ब्लैक वाटर का कितना है, तो 95%, 5% जिंदा रहने का चांस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्लैक वाटर में 5% अपन देख सकते हैं उसमें चांसेस, या फिर बोल सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू भी तो बचाया ही जा सकता है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये भी इन्फेक्शियस है, संक्रामक है। उसके बाद उष्मायन काल, अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1 से 5 घंटा, मतलब 1 से 5 घंटे में इसका सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्टेड एनिमल। इन्फेक्टेड एनिमल में याद रखिएगा 6 मंथ से 2 ईयर तक के पशु या फिर एनिमल, 6 माह से 2 वर्ष के पशु के बीच में ये सबसे ज़्यादा संक्रामक होता है, या फिर बोल सकते हो सबसे ज़्यादा होने वाला डिजीज है, मतलब सीधा सीधा बोल सकता है एडल्ट में सबसे ज़्यादा होता है ना। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें, यहाँ तक याद हो जाएगा, इसके अदर्स नेम, पैथोजन का नाम, मोर्टिलिटी रेट, मोड ऑफ एक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड और इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना ही पड़ेगा। रोगी पशु अन्य पशु से अलग हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब भी उसकी बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़ें होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है। देन उसके बाद है पशु को अत्यधिक तेज बुखार आता है। ठीक है, यहाँ पे तेल बुखार लिख दिया, तेज बुखार होगा ये, लगभग कितना 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसको तेज बुखार आती है। ठीक है, उसके बाद यह रोग पैर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लंगड़ी रोग बोला जाता है। अब पैर को कैसे प्रभावित करेगा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको।
जैसे ये डिजीज इन्फेक्शन पहुंचाती है, तो इन्फेक्शन कहाँ पे पहुंचाती है मेनली, तो उसके पैर पे। पैर पे क्या होता है, जो फीमर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, पीछे पिछला पैर का जो फीमर वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है, वहां पे सूजन आ जाता है, ठीक है, उसके मसल्स में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, मवाद भर जाता है, उसमें पस भर जाता है। स्वेलिंग आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, मवाद भर जाएगा कुछ दिन में, और वो काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। और उसको जब दबाते हैं तो उसमें से एक साउंड निकलता है जिसको बोलते हैं चुरुर चुरुर का साउंड निकलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, चुरचुरिया रोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि इसके पैर में क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग आने के कारण उसमें क्या हो जाता है, मवाद भर जाता है। मवाद भरने के कारण उसके पैर को दबाने से कैसा आवाज आता है, तो चुरुर चुरुर आवाज आती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, चुरचुरिया रोग। और इस रोग से ग्रसित पशु लंगड़ा कर चलती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, लंगड़ी रोग, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में आपके। तो यहां तक आप लोग को याद करते चलना है। उसका बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हाँ, जितने भी डिजीज है एक चीज याद रखिएगा, सभी में जुगाली करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंथ्रेक्स में बताया है सर तो एंथ्रेक्स में सिर्फ जुगाली करना बंद कर देंगे, बाकी सब में जुगाली करते रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सभी डिजीज है, जितने भी वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज है, सभी में जुगाली करना बंद कर देता है, वो उसका लक्षण ही है। ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट मतलब उपचार। उपचार में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो उसका सूजा हुआ भाग जो स्वेलिंग आया रहता है उसको क्या करेंगे, अपन चीरा लगाते हैं। चीरा कैसे लगाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है चीरा हमेशा वर्टिकल लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लगाते, वर्टिकल ही लगाया जाता है। वर्टिकल जब चीरा लगाते हैं तो याद रखिएगा उसमें का जो भी मवाद रहता है उसको दबा दबा कर पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, टिंचर आयोडीन और मर्क्यूरिक क्लोराइड या HgCl2 का 1:1000 के आसपास अपन क्या करते हैं, उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना इस चीज। उसके बाद एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक का आपको याद रखना है 20 से 30 लाख यूनिट पेनिसिलिन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद 1 से 2 घन सेंटीमीटर टेरामाइसिन भी दिया जाता है पर बॉडी वेट 25 kg बॉडी वेट पर। टेरामाइसिन में बताया था एंटीबायोटिक का, जितना भी एंटीबायोटिक है सब दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको ट्रीटमेंट पूरा याद रखना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ये पहला वाला जो वैक्सीन है उसको तो याद ही रखिएगा, फार्मर फील्ड वैक्सीन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, फार्मर फील्ड वैक्सीन। उसके बाद BQ वैक्सीन, ब्लैक वाटर वैक्सीन भी बोला जाता है इसको। तो ये दोनों वैक्सीन का आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ तक आपका ब्लैक वाटर पूरा कंप्लीट होता है। अपन सबसे पहला देखे थे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में सारी चीज़ें पूरा क्लियर हो चुकी थी हमारे साइड से। उसके बाद दूसरा जो देखिए वो है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर के बारे में भी अपन अच्छे से चर्चा की, और जितना एक्स्ट्रा पॉइंट में बताते गया उसको नोट करते चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है वो। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो डिजीज है उसका नाम है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। चलिए हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग लीजिएगा सेप्टिसीमिया, ठीक है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू बोला जाता है हिंदी में, इसके अदर नेम घटपर्ण या घटसर्प बोला जाता है और घुरघुरा रोग भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद रोगजनक पैथोजन का नाम अगर देखें तो देखिए अलग अलग है, गाय में अलग है, भैंस में अलग है। गाय में क्या है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और भैंस में क्या है, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में दिएगा, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि वो गाय के बारे में पूछ रहा है कि भैंस के बारे में पूछ रहा है। अगर गाय के बारे में पूछ रहा है तो बोविसेप्टिका याद रखिएगा, और अगर भैंस के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद रखना है बुबेली सेप्टिका। अगर दोनों नहीं दिया है, सिर्फ पशु बस दिया है कि पशु में गलघोटू रोग किसके कारण होता है, अगर ये दोनों नाम नहीं दिया तब आप ऑप्शन में देखना दिया होगा पास्चुरेला मल्टोसिडा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसको टिक लगा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं दिया है तब की बात है, ठीक है। तो यहां तक आप याद रखिएगा इसका पैथोजन का नाम।
उसके बाद मोर्टेलिटी रेट देखिए, मोर्टेलिटी रेट कितना है तो 90%, इसमें 5% फिर कम कर दीजिए। एंथ्रेक्स में देखे थे 100%, उसके बाद देखे थे अपन ब्लैक वाटर में 95%, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया में कितना है 90% है, और 90% मतलब 10% बचने का चांसेस है। अब रोग लगने का ढंग क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको याद रखना संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उष्मायन काल, उष्मायन काल इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड में पहले ही बताया था क्या होता है कि इसका लक्षण दिखना स्टार्ट होता है, 1 से 5 घंटे के बीच में लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्टेड एनिमल कौन से है, तो आपको याद रखना है जितने भी जुगालू करने वाले पशु है, या फिर बोल सकते हो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स है वो सब में तो होंगे, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, न्यूबॉर्न काफ में ये रोग सबसे ज्यादा होता है। इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में न्यूबॉर्न काफ में मतलब जो बच्चियां रहती है, जो नए बच्चियां रहती है, उसमें क्या होता है, बच्चियां या फिर बछड़ा, उसमें सबसे ज्यादा ये फैलती है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखिए टेम्परेचर इसका देखो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ठीक है, 104 होगा और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गले में सूजन आ जाता है। जाहिर सी बात है, गलघोटू नाम है तो आपको याद होगा कि वहाँ पे अपन ब्लैक वाटर देख रहे थे, लंगड़ी रोग देख रहे थे। लंगड़ी मतलब पैर में सूजन कर रहा था, और यहाँ पे गलघोटू मतलब गले पे सूजन करेगा, गले और जबड़े में सूजन आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो बैक्टीरिया रहता है वो कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, तो उसके गले पे और जबड़े पे करता है। उसके कारण क्या आ जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग आने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, उसको खाना खाने में दिक्कत होता है, तो ये सारे चीज़ें आती है उसको। तो देखो पशु का 6 से 8 घंटे में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करते हैं तो पशु का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। पशु को बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें आती है, और जीभ बाहर निकाल लेती है, ठीक है। जैसे गले में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, खाना ही खा नहीं पा रही है तो जीभ को बाहर निकाल देती है। अब जीभ जब बाहर निकाल देती है और सांस लेती है तो उसके गले से एक आवाज़ आता है जिसको बोलते हैं घुरुर घुरुर, ठीक है। वहाँ पे चुरुर चुरुर देख रहे थे, यहाँ पे क्या है, घुरुर घुरुर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, घुरघुरा रोग पड़ा, ठीक है। और गले में इन्फेक्शन पहुंचा रहा है मतलब देखो गलघोटू भी बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, अदर्स नेम घटसर्प, घुरघुरा रोग। पैथोजन का नाम है, गाय में अगर होगा तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और अगर भैंस में होगा तो पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ पशु बोल दिया गया है, उसमें नहीं बताया गाय का भैंस का, और ये ऑप्शन नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन नहीं दिया, तब आपको लेना है ऑप्शन पास्चुरेला मल्टोसिडा, वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट है 90%, और इसका मोड ऑफ एक्शन इन्फेक्शियस है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपको याद रखना है जुगाली करने वाले पशु में सभी में तो होंगे ही, और उनमें किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी न्यूबॉर्न काफ रहते हैं, मतलब जो भी बछड़ा बछड़िया रहती है, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा कौन सा डिजीज है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा, पशुओं के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो आपको याद रखना है गलघोटू, ठीक है। उसके बाद इसका लक्षण जो है वो तेज बुखार आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबड़ों में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, 6 से 8 घंटे में पशु मर जाती है, और पशु को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, जीभ को बाहर निकाल देती है, और घुरुर घुरुर की आवाज़ आती है उसके गले से। तो ये सारे सिम्टम्स उसके याद रखना। उसके बाद अपन आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है इसका, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट में अपन देखेंगे एंटी गलघोटू सीरम। अरे देखिए एक नोट पॉइंट करके दिया हुआ है, ठीक है। नोट पॉइंट में याद रखिए निमोनिया के लक्षण प्रकट होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें निमोनिया के लक्षण या फिर निमोनिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है गलघोटू, ठीक है। अब गलघोटू जो रहता है ये सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में फैलती है, तो सेकंड वाला नोट पॉइंट लिखिएगा, यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा
फैलती हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। सेकंड नोट, फर्स्ट नोट क्या है, निमोनिया के लक्षण दिखते हैं। सेकंड नोट आपको वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा फैलता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नाक से बदबूदार झाग निकलता है, वो भी याद रखना है, इसीलिए इसको बोला जाता है निमोनिया के लक्षण देखे जाते हैं। और ये रोग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखना जितने भी न्यूबॉर्न काफ रहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में देखिए, एंटी गलघोटू सीरम लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। सल्फामेजाथिन का यूज किया जाता है। सिवाजोल और सल्फा डाइजोल, थाइजोल नहीं है, डाइजोल है, ठीक है, उसकी टैबलेट दी जाती है। सल्फामेजाथिन का सॉल्यूशन लगाया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। 33.33% इसको दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, HS ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन और HSYEHS वैक्सीन। ठीक है, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। कब दिया जाता है, मई से जून के बीच में। हाँ, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नोट पॉइंट पे, कि जो गलघोटू का जो वैक्सीन है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल जितनी भी डिजीज है उसमें ऐसा कौन सा डिजीज का वैक्सीन है जो सबसे पहले दिया जाता है, तो आपको याद रखना है गलघोटू का वैक्सीन सबसे पहले देते हैं लगभग 7 से 8 वीक का जब हो जाता है, 7 से 8 सप्ताह का जब पशु हो जाता है, ठीक है, तब इसमें वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। कौन सा वैक्सीन, गलघोटू का वैक्सीन। कौन सा, HS ऑयल एडजुवेंट का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ऐसा कौन सा रोग है जो सबसे पहले दिया ऐसा कौन सा रोग है जिसका वैक्सीन सबसे पहले देना चाहिए पशु को, तो याद रखिएगा गलघोटू का 7 से 8 वीक में अपन उसको दे देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको याद 7 से 8 सप्ताह में, 7 से 8 सप्ताह नहीं है ये, 7 से 8 दिन है। ठीक है, 7 से 8 दिन में इसको वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, 7 से 8 दिन में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 वीक के अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा फैलता है और अगर हम वैक्सीन से उसको बचा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो डिजीज इसमें फैलेगा ही नहीं। तो वैक्सीनेशन बहुत पहले इसको कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। तो अपन देख चुके 3 मेन डिजीज को अपन देख चुके। पहला था एंथ्रेक्स, सेकंड है ब्लैक वाटर और थर्ड है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको गलघोटू बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट है मेस्टाइटिस। देखिए मेस्टाइटिस जो डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इस साल भी आपके एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि मेस्टाइटिस क्या है, ये सीधा सीधा मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रभाव डालता है। मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठाए और आया है वैसे भी क्वेश्चन यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट, अनिला रोग, ये सिर्फ और सिर्फ मादा पशु को ही होगी, मतलब फीमेल एनिमल्स को ही होगा, बाकी मेल को नहीं होता। मेल को होगा लेकिन उसके सिम्टम्स वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखता। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो अदर्स नेम है आयन का सीट बोला जाता है। ठीक है, पहला तो इसका ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद रोगजनक का नाम, रोगजनक का नाम आपको याद रखना है, तो स्टैफिलोकोकाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेस्टाइटिस जो डिजीज होगा उसका जो रोगजनक या फिर पैथोजन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है स्टैफिलोकोकाई। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे नहीं दिया गया है और इस रोग से पशु मरते भी नहीं है, तो याद रखिएगा इसका मोर्टेलिटी रेट नहीं होता। रोग लगने का ढंग, तो ये भी क्या है, संक्रामक है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है। सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ। अब फिफ्थ जो है उष्मायन काल, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 2 से 3 दिन में इसका सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रभावित पशु में याद रखिएगा फीमेल एनिमल्स को ही ये क्या करता है, इन्फेक्शन पहुंचाता है, बाकी मेल को उतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता है। उसके बाद इसका सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में देखिए शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, उसका बुखार आएगा तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बेचैनी होने लगता है, भूख नहीं लगता। ठीक है, जितना भी हमारे अंदर जो आता है सिम्टम दिखता है जब हम बीमार पड़ते हैं, भूख नहीं लगता, खाना नहीं खिलाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सारी चीज़ें एनिमल्स में भी हो रहा है। तो उस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा,
आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए आयन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसका जो ऑर्डर रहता है वो हीट मारने लगता है, ठीक है, गर्म हो जाता है और क्या होता है, दर्द देने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेन होने लगता है, इसमें ऑर्डर में, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, जो आयन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगता है, ठीक है। तो हार्ड वाला जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा डिजीज जिसमें एनिमल का ऑर्डर जो रहता है वो हार्ड होने लगता है, तो आपको याद रखना है मैस्टाइटिस, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देख रहे थे, थर्ड पॉइंट, जो ऑर्डर होता है, जितने जो भी फीमेल एनिमल को ये इन्फेक्शन पहुंचाता है, ये डिजीज, उसका जो ऑर्डर रहता है वो क्या हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेन होने लगता है, जिसके कारण पशु की जान भी चले जाती है। अधिकतर तो नहीं जाती है, लेकिन आपको याद रखना है जब उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते तो पशु की जान भी जा सकती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले जो हार्ड वाला है, ठीक है, हार्ड वाले उस क्वेश्चन आया है, हार्ड वाले पॉइंट से आया है क्वेश्चन। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल है उसमें ज़्यादातर ये इन्फेक्शन पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी ड्राई जो एनिमल रहती है या फिर सूखी गाय जिसको बोलते हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शन पहुंचाती है। तो ये हार्ड वाला जो सिम्टम्स है वो सूखी गाय में, मतलब ड्राई काउ में ही देखा जाता है, ठीक है। अब जब वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करती रहती तो उसका जो ऑर्डर रहता है वो कैसा हार्ड होने लगता है, उसमें ग्लैंड बनने लग जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस एनिमल का फिर डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूध के संगठन में परिवर्तन आ जाता है। जितने भी मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंच जाता है, पहले बताया। तो याद रखिएगा जब भी उसका मिल्क प्रोडक्शन होते रहता है और ये जो डिजीज है वो इन्फेक्शन पहुंचाता है, तो उसके जो कंपोजिशन रहता है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। कैसे चेंजेस आता है, तो इस बैक्टीरिया के कारण या फिर इस पैथोजन के कारण जब वो अडर इन्फेक्शन होती है तो वहाँ से जो इपिथेलियल टिश्यू जो रहती है वो टूटने लगती है। टूटने के साथ साथ वो दूध में भी आने लगती है, प्लस जो ब्लड रहता है, इपिथेलियल टिश्यू टूटेगा तो वहाँ से ब्लड भी निकलेगा। तो जो ब्लड होती है वो क्लॉटेड ब्लड होता है, ठीक है, थक्का जमा रहता है, वो क्या होता है, ब्लड फिर दूध के साथ आने लगता है। तो उसका जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है, प्लस उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या फिर बोल सकते हो जो भी उसका टेस्ट रहेगा, उसका जो स्वेलिंग रहेगा, स्वेलिंग बोलता हूँ, स्मेल जो रहेगा, स्मेलिंग जो रहेगा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दूध के संगठन में चेंज हो जाता है, प्लस एपिथेलियल टिश्यू दूध के साथ आने लगती है, दूध के साथ और रक्त भी आने लगता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं और क्या क्या सिम्टम्स है इसके। तो देखिए सिम्टम्स में तो इतना ही था। अब यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जब भी इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो याद रखिएगा सबसे पहले किसको फोकस किया जाएगा, उसके अडर पार्ट को, ठीक है, उसके आयन को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पहले देखें, रोगी पशु के सूजे हुए आयन पर आयोडीन मलहम लगाकर उसको सेकना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अपन आयोडीन मलहम लगाएंगे और गर्म कपड़े से उसको क्या करते हैं, सेकाई करते हैं, ताकि उसका स्वेलिंग क्या हो, कम हो जाए, उसमें जो ग्लैंड बनते रहता है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, गर्म पानी में बोरिक एसिड डालकर, नीम की पत्ती डालकर क्या करते हैं, सेकना चाहिए, किसको, अडर को, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या करते हैं, 1 लाख यूनिट का अंतःशिरा मतलब इंट्रावेनल इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। रोगग्रस्त थनों से दूध निकालकर थन साइफन की सहायता से, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे रोगी पशु को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंचा जाता है, जो भी डिजीज़ है, ये मैस्टाइटिस जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंचा देता है, तो क्या होता है, तो उसके जो मिल्क रहता है उसमें क्या होता है, मिल्क पूरा कंपोजिशन उसका चेंज हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, उसमें ब्लड आ जाता है। तो वो दूध को क्या करते हैं, अपन निकालते हैं आयन से। दूध को निकालने के बाद क्या करते हैं, उसमें ये वाला जो है आपका एक्रीफ्लेविन, ठीक है, एक्रीफ्लेविन सॉल्यूशन को 0.1% उस मिल्क में मिक्स किया जाता है और उस मिल्क को फिर से आयन में चढ़ाया जाता है। किसके सहायता से, तो साइफन की सहायता से, ठीक है। साइफन की सहायता से क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को मिल्क में ऐड करके, मिक्स करके, फिर साइफन की सहायता से हम मिल्क को अडर में चढ़ाते हैं या फिर बोल सकते हैं आयन में चढ़ाते हैं। अब जैसे ही उसको चढ़ाते हैं,
उसके बाद फिर उसको उसके आयन को अच्छे से सेक किया जाता है या फिर मला जाता है, उसके बाद फिर उस दूध को फिर से निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस जो है 2 से 3 बार जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसमें जितना भी बैक्टीरिया रहता है या फिर जितना भी इन्फेक्शन रहता है वो खत्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है बॉडी इसका। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नोट पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, थनैला रोग के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो एक ऐसा इकलौता डिजीज है जिसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा डिजीज है जिसके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, तो आपको याद रखना है मेस्टाइटिस या फिर थनैला रोग। अब थनैला रोग के परीक्षण के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है, अम्लीयता परीक्षण किया जाता है, स्वाद टेस्ट किया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है उसके दूध को, और बैक्टीरियल टेस्ट भी किया जाता है। स्ट्रिप कप टेस्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा, स्ट्रिप कप कुछ नहीं, कप में क्या करते हैं 11 ml के आसपास दूध लेते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लिया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, याद रखना स्ट्रिप कप टेस्ट किसमें किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद अम्लीयता परीक्षण, अम्लीयता परीक्षण से सीधा सीधा ये अपन को देखना है कि उसमें जो पीएच रहता है, मिल्क का पीएच, नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो 6.4 से 6.6 तक होता है, अपने को ये मालूम है, ये इसका पैरामीटर है। लेकिन जब थनैला रोग हो जाता है किसी एनिमल को, तो उसके मिल्क का अगर हम देखते हैं तो पीएच क्या हो जाता है, मोर देन 6.8, मतलब वो दूध कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में यही बताया गया, थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच जो रहता है वो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे जो अधिक दिया है वहाँ पे लिख लीजिएगा मोर देन 6.8। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अर्थात उसका जो प्रकृति कैसा हो जाता है दूध का, तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था व्यापम में, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कैसे पूछा था, थनैला ग्रसित, ठीक है, थनैला ग्रसित मिल्क या फिर मेस्टाइटिस इन्फेक्टेड मिल्क जो रहता है उसका पीएच होता है। ठीक है, मेस्टाइटिस मिल्क का पीएच है, ऑप्शन में देखिए मैं दे रहा हूं आपको 7.0, 7.2, 8.2, डी ऑप्शन था 6.7। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेस्टाइटिस मिल्क का पीएच क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे सर तो बताए हैं कि मोर देन 6.8 होता है, तो वहाँ पे जितना भी है इसको छोड़कर, तो ये पहले ही रिजेक्ट हो गया, इसको छोड़कर बाकी सभी में है मोर देन 6.8, तो कौन सा होगा आंसर ये बताइए मेरे को। तो सभी का ध्यान जा रहा होगा, सर कोई बोल रहा होगा सर ये होगा, कोई बोल रहा होगा सर ये हो सकता है, कोई बोल रहा होगा ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसका आंसर कैसे लिया जाएगा। देखिए, जब भी आंसर लिया जाता है तो जो भी डाटा दिया जाता है उसके आसपास के डाटा को सबसे पहले देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो कम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कम तो यहाँ पे पहले रिजेक्ट कर दिया अपन। अब ज़्यादा में 3 चीज़ है, 7.0 है सबसे पहला, तो इसमें देखिए क्या होगा, 7.0 आपको पता होगा कि जब भी हम पीएच मीटर देखते हैं, ठीक है, ये मान लो पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 रहता है, फिर इधर 8 रहता है, इधर 9 रहता है, 10 रहता है, इधर देखेंगे तो 6 रहता है, 5 रहता है, 4 रहता है, 2 रहता है और 1 रहता है ना, सॉरी 3, 2 और 1। तो इधर जितने भी आएंगे उसका एसिडिटी परसेंट बढ़ते जाता है, इधर जितने भी आएंगे उसका बेसिक परसेंट बढ़ते जाता है, और ये जो बीच में जो 7 रहता है 7.0 ये न्यूट्रल होता है, तो बेटा यहाँ पे न्यूट्रल होगा ये। ठीक है, और अपन क्या बोल रहे हैं, इसका नेचर कैसा होता है, तो बेसिक होता है, तो न्यूट्रल वाला भी ऑप्शन कट, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अपने पास 2 ऑप्शन बच गया, 7.2 और 8.2, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो 7.2 यही आपका आंसर होगा, क्योंकि मैं बताया था इसके आसपास का ही लेना है। 8.2 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको याद रखना। हाँ, अगर यहाँ पे 7.2 नहीं है तब आपको ये भी ले सकते हो ऑप्शन में, ये भी याद रखिएगा, लेकिन अगर 7.2 है तो उसी को ऑप्शन में लीजिएगा क्योंकि इसके आसपास वही आ रहा है। ठीक है, और 7.2 कैसा होता है, क्षारीय होता है, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका।
तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है व्यापम, आपको अच्छे से तैयारी करना है। ऐसी क्वेश्चन नहीं कर देगा वो कि उसका पीएच कितना होता है बताइए, वो तो सबको पता है, सभी रट्टा मार लिए है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो करता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेस्टाइटिस तक, है ना। तो पहला अपन देखे एंथ्रेक्स, सेकंड देखे ब्लैक वाटर, थर्ड देखे अपन हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया और फोर्थ अपन देख लिए मेस्टाइटिस। तो यहाँ तक आपको बैक्टीरियल डिजीज, मेन जो बैक्टीरियल डिजीज है जहाँ से क्वेश्चन आता है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए अब आएगा पूरा वायरल डिजीज, ठीक है। इधर आएगा पूरा वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज देख लिए, जितना इंपॉर्टेंट था सभी डिजीज देख लिए। जो डिजीज छूट गया है, जैसे बच गया है आपका बैक्टीरिया में ब्रूसेलोसिस बच गया है, ठीक है, टीबी बच गया है। तो ये दोनों डिजीज के बारे में अपन आगे देख लेंगे, टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन अपन को देख लेना है, लास्ट में अपन देख लेंगे। जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैं डिजीज के बारे में अच्छे से डिटेल बता दिया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे फुट एंड माउथ डिजीज, जो वायरल डिजीज है, ठीक है। अब इधर 2-3 डिजीज आएगा, वो वायरल डिजीज है, आपको याद रखना है। अब इसका अदर्स नेम को देखें तो इसको क्या बोला जाता है, एप्थस ज्वर, ठीक है। क्या बोला जाता है, एप्थस ज्वर बोला जाता है।